कलेक्टर बहू। राधा एक समाज सेविका थी। वो एक एनजीओ में काम किया करती थी, जहाँ पर अनाथ बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया जाता था। कोई घर पे है? अरे पवन भाई, आओ आओ, कैसे हो? बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। कैसी हो राधा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठिए, अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए भैया, मुंह मीठा कीजिए। राकेश की सरकारी नौकरी लगी है। अरे वाह, मानना पड़ेगा राधा, अकेले ही तुमने बहुत मेहनत कर कर उसे पढ़ाया लिखाया है। ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है। बस अब चाहती हूँ उसकी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आ जाए। आपको इसीलिए बुलवा भेजा है। आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। लड़कियां तो बहुत हैं, मगर अब तुम्हारा बेटा बड़ा सरकारी ऑफिसर हो गया है। अब लड़की भी तो उसकी बराबरी की होनी चाहिए ना। अब मेरे पड़ोसी घनश्याम जी को ही देख लो, उनकी 3 बेटियां हैं। वो चाहता है कि अभी 12वीं के बाद ही उनकी बेटियां शादी कर लें। पर ऐसा क्यों? क्या बच्चियां पढ़ने में अच्छी नहीं? अरे नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी वाली सुमन तो पूरे जिले में प्रथम आती है और हर बारी इनाम लेकर आती है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो भी आगे चलकर कलेक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसका बाप है कि उसे आगे पढ़ाना ही नहीं चाहता। कहता है लड़कियों को पढ़ाने में पैसा वेस्ट होता है। ये देखो, आज के अखबार में सुमन की तस्वीर भी छपी है। भैया, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। राधा अपने बेटे राकेश को लेकर सुमन के घर जाती है। बेटा राकेश, तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। सुमन बेटा, क्या तुम्हें राकेश पसंद है? सुमन रोने लगती है। तब राधा उसके पास जाकर उसे समझाती है। अरे बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो और कलेक्टर बनना चाहती हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये सपना साकार होने में तुम्हारी पूरी शिद्दत से मदद करूंगी। सुमन मुस्कुरा देती है। राधा बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती है। बेटी सुमन, आज से बस पढ़ाई पर ध्यान दो, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। राकेश और राधा सुमन की हर तरह से मदद करते हैं और एक दिन IAS की परीक्षा का दिन आया। अरे बेटी, ये ले, दही शक्कर खाकर जा। मुझे पूरा यकीन है तू कलेक्टर जरूर बनेगी। पूरे जिले में सुमन ने IAS की परीक्षा में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो अब कलेक्टर बन चुकी थी। आज मेरी बहू कलेक्टर बन गई। बेटा हो या बेटी, पढ़ाई लिखाई में जो अच्छा हो उसे हमेशा आगे बढ़ाने में उसकी मदद करनी चाहिए। पुलिस वाली बहू। सुभाष एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला था। हर कोई उसकी ईमानदारी की प्रशंसा किया करता था। सुभाष का एक छोटा सा परिवार था, पत्नी और एक बेटा। अरे सुषमा, मेरी कैप कहाँ है? पापा, ये है, ये रही आपकी कैप। अरे वाह बेटा, तुम्हें ये कैप बहुत पसंद है ना? जी पापा, और बड़े होकर मेरी भी ऐसी ही टोपी होगी, क्योंकि मैं भी पुलिस में ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, अब पापा को टाटा करो। एक दिन एक मुठभेड़ में सुभाष को गोली लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सुभाष की पत्नी सुषमा ने दिन रात मेहनत की और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। वो भी एक ईमानदार पुलिस अफसर बनना चाहता था। जिस दिन सूरज की परीक्षा थी, उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से सुषमा की मृत्यु हो जाती है। सूरज का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है, लेकिन उसने एक सेंटर खोला जहां पर पुलिस में भर्ती होने वाले लोगों के लिए कसरत और बाकी की ट्रेनिंग का प्रबंध था। एक दिन सूरज के कॉलेज की एक दोस्त कनिका वहां ट्रेनिंग के लिए आती है। अरे सूरज, तुम यहाँ? क्या ये सेंटर तुम्हारा है? हाँ कनिका,
मैं खुद पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया, लेकिन मैं कईयों को पुलिस ऑफिसर बनने में मदद करता हूँ। इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग सेंटर खोला है। मैं उन सब में अपना सपना पूरा होते देखता हूँ। कनिका को सूरज का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए दोनों ने शादी कर ली। पुलिस की भर्तियां शुरू हुईं। सूरज ने कनिका को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। फिजिकल और रिटन टेस्ट में कनिका ने टॉप किया। ये सब तुम्हारी मेहनत है सूरज, मैंने दोनों इम्तिहान पास कर लिए हैं। कनिका को पुलिस में नौकरी मिल गई। कनिका को पुलिस की वर्दी में देखकर सूरज बहुत खुश हुआ। आज मम्मी पापा जिंदा होते तो अपनी पुलिस वाली बहू को देखकर बहुत खुश होते। ये दोनों को सच्ची श्रद्धांजलि है। थैंक यू कनिका। कनिका और सूरज बहुत खुश हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस सेंटर को चलाते रहते हैं, जिससे कि वो दूसरों का सपना पूरा कर सकें। मेहनत और लगन से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। टैक्सी वाली बेटी। कदम एक टैक्सी ड्राइवर था। उसका परिवार बहुत छोटा सा था। पत्नी और 2 बच्चे, आशा और जुगल। आशा और जुगल दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। आशा हमेशा कॉलेज में प्रथम आती थी, लेकिन वहीं बेचारा जुगल पढ़ाई में बहुत कमजोर था। आज कदम बहुत खुश है क्योंकि बच्चों का इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला है। अरे देखो जी, अखबार में अपनी आशा की फोटो आई है। उसने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी। अचानक तभी दरवाजे पर एक पुलिस वाला आता है। क्या बात है साहब? आपको किससे मिलना है? क्या जुगल यहीं रहता है? हाँ साहब, मेरा बेटा है। बताइए क्या हुआ? कहाँ है वो? उसे बाहर बुलाओ। जुगल बाहर आता है और तुरंत पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं साहब? तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है। तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है इसने। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बताइए क्या हुआ साहब? क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं आप इसे? तुम्हारे बेटे ने पेपर लीक किए हैं, पेपर। जुगल को 5 साल की सजा हो जाती है। उधर कुशल दिन रात परेशान रहने लगा। टैक्सी चलाने में भी उसका मन नहीं लगता था। मैं तो कहती हूँ आशा के हाथ पीले कर देते हैं। इस बुढ़ापे में इतनी बदनामी हो चुकी है, लोग कल को आएंगे और रिश्ता भी ठुकरा देंगे। तुम ठीक कहती हो भगवान। मैं कल ही टैक्सी बेचकर आशा की शादी की बात करता हूँ। हमारा क्या है, हम गांव चले जाएंगे, बुढ़ापा हमारा वहीं कट जाएगा। पिताजी, क्या आप मुझ में और भैया में अंतर रखते हैं? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। तो फिर आप मेरी शादी की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? ठीक है बेटी, अगर तू और पढ़ना चाहती है तो पढ़ाई में ध्यान दे। कुशल टैक्सी चलाने पर ध्यान देने लगता है। एक दिन कुशल की टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। हे भगवान, ये हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है? माँ, तुम परेशान मत हो। आशा घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। वो एक ड्राइविंग स्कूल में जाकर गाड़ी सीखने लगती है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने ड्राइविंग स्कूल से टैक्सी चलाना सीख लिया है। ये देखिए मेरा लाइसेंस। रात में पढ़ाई करती और दिन में मेहनत करके टैक्सी चलाती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पिताजी, ये देखिए, मेरा पीएचडी का रिजल्ट भी आ गया है और मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। अब हमारी खुशियों को कोई नजर नहीं लगेगी। पूरा परिवार बहुत खुश था। जुगल भी लौट आया था। टैक्सी वाली बेटी ने अपनी समझदारी से घर को फिर से संवार दिया। मच्छी वाली की सफलता। योगेश और कल्पना दोनों अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। योगेश एक फैक्ट्री में फोरमैन था। अरे जल्दी से नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है।
जल्दबाजी में नाश्ता खत्म करते ही वो घर से निकलता है और घर से निकलते ही जैसे ही वो सड़क क्रॉस करता है तभी उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर आ जाता है। डॉक्टर उसे प्लास्टर चढ़ा देते हैं। ये क्या पहाड़ टूट पड़ा हम पर कल्पना, अब क्या होगा? ये लीजिए भगवान का प्रसाद। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बस आपको प्लास्टर ही तो चढ़ा है, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल्पना बहुत आशावादी थी। अगले ही दिन उसने एक बड़ा सा जाल और टोकरी ली और समंदर किनारे कांटा लगाकर बैठ गई। कुछ ही देर में बहुत सी मछलियाँ जमा होकर उसके जाल में फंस गई। कल्पना सब्जी मंडी गई और मछलियों को बेच दिया। उसकी ताजा ताजा मछलियाँ तुरंत बिक गई। अब रोज कल्पना यही करने लगी। मच्छी ले लो मच्छी, ताजी ताजी मच्छी। कल्पना अपने घर का भी ख्याल रखती और पैसे भी कमाती। योगेश भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। 2 महीने बाद आज प्लास्टर कट जाएगा, कल से मैं फैक्ट्री जाऊंगा। कल्पना, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, बस बहुत हुआ, आज से तुम मछली नहीं बेचोगी। लेकिन कुछ ही देर बाद योगेश निराश होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी? होना क्या था, मेरी नौकरी चली गई है। आप चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी एक ग्राहक दरवाजा खटखटाता है। कल्पना बहन। कौन है? क्या बात है? वो मैं पास के गांव से आया हूँ। आज तुम मंडी नहीं आई तो इसलिए यहाँ पूछता पूछता आ गया हूँ। आपकी मच्छी तुरंत बाजार में बिक जाती है और मैं रोज आपसे 10 किलो ताजा मच्छी लेता हूँ। आज आप नहीं आए तो मैं यहाँ आ गया हूँ पूछता पूछता। जी लेकिन वो मैं अब से। तभी अचानक योगेश जवाब देता है। आप चिंता मत कीजिए, आपको हर रोज 10 किलो मच्छी मिल जाया करेगी। ग्राहक खुश होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आपने तो कहा था जी। मुझे माफ कर दो कल्पना, मैंने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। आज से मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए मच्छी पकड़ूंगा और तुम्हारे मच्छी के सफल व्यापार में तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। आशावादी होना बहुत जरूरी होता है।